इतिहास गवाह है कि दुनिया के बड़े बड़े युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि दृढ़ मनोबल और आत्मविश्वास से जीते गए हैं। नेपोलियन ने कहा था, सेना का मनोबल उसकी शारीरिक ताकत से 3 गुना ज्यादा होता है। आज मैं आपको 1971 में भारत पाकिस्तान के एक ऐसे ही युद्ध के बारे में बताने वाला हूं, जहां दुनिया की 2 महाशक्तियां अमेरिका और ब्रिटेन पाकिस्तान को बचाने के लिए समुद्र में खड़ी थीं। अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों से लैस 7वें बेड़े पानी के जहाजों को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था, हमें डराने के लिए। लेकिन हम डरे नहीं, क्योंकि हमारे पीछे खड़ा था रूस, सोवियत यूनियन, जिसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन भेजकर अमेरिकी जहाजों को 1 इंच भी नहीं बढ़ने दिया। याद रखिएगा, उस वक्त हम किसी विश्व गुरु वाले भ्रम में नहीं थे, हम यथार्थ में जी रहे थे। 1971 का युद्ध 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी वायुसेना के ऑपरेशन चंगेज खान कोड नेम के तहत भारत के 11 से अधिक सैन्य हवाई अड्डों पर एक साथ हमला करने से शुरू हुआ। पर यह युद्ध हुआ क्यों? इसके पीछे एक बहुत गंदी मानसिकता थी, नस्ल सुधार, जेनेटिक इंप्रूवमेंट। उस समय पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा था, पश्चिम और पूर्व। पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान पाकिस्तान के शासक और सेना जनरल, पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के लोगों को मुसलमान मानते ही नहीं थे। वो कहते थे कि ये लोग कीड़े मकोड़े की तरह काले छोटे कद के हिंदू कल्चर से प्रभावित हैं, क्योंकि यह उर्दू नहीं बांग्ला भाषा बोलते हैं। जनरल टिक्का खान, बूचर ऑफ बंगाल जिसे कहा जाता है, उसने आदेश दिया था, मुझे इंसान नहीं जमीन चाहिए। जिसके बाद पश्चिमी पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्चलाइट, जो 25 मार्च 1971 को शुरू हुआ था। इसी ऑपरेशन के तहत पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने अपने ही देश के नागरिकों पर तोपें चलाई, तलवारों ने सरें काट दी। ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में घुसकर छात्रों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। और सबसे घिनौना सच यह है कि महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बाकायदा रेप कैंप्स बनाए थे और 3 से 4 लाख महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप किया गया था। पाकिस्तानी सेना को आदेश दिया गया था कि बंगाली महिलाओं को गर्भवती करो ताकि पैदा होने वाली नस्ल शुद्ध पाकिस्तानी हो। गर्भ में पल रहे बच्चों को संगीनों से मार दिया गया। यह युद्ध नहीं था, यह नस्लकुशी जिनोसाइड था, क्योंकि लगभग 30 लाख मासूम लोगों की मौत बेवजह इस युद्ध में हुई थी। जब किसी तरह अपनी जान बचाकर लाखों शरणार्थी भारत आने लगे तो भारत की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। तब देश की कमान संभाल रही आयरन लेडी ने अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन की आंखों में आंखें डालकर कहा था, मैं रिफ्यूजी नहीं पालूंगी, मैं समस्या की जड़ मिटा दूंगी। ऐसे नेतृत्व को पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति कहते हैं। आज के दौर में जब हम कड़ी निंदा करके चुप हो जाते हैं, किसी सुपर पावर देश के दबाव में आकर दब जाते हैं, तब 1971 का युद्ध हमें आईना दिखाता है कि दुश्मन को घर में घुसकर कैसे मारा जाता है। उस समय सेना की कमान सैम मानेकशॉ के पास थी, वो जनरल जो सरकार को भी ना कहने की हिम्मत रखते थे। आपको पता होना चाहिए, दूसरे विश्व युद्ध में बर्मा के मोर्चे पर लड़ते हुए सैम मानेकशॉ के पेट में 9 गोलियां लगी थी, उनकी आंतें बुरी तरह घायल थी। लेकिन जब डॉक्टर ने इलाज करते समय पूछा कि कैसे हुआ, तो सैम ने हंसते हुए कहा था, कुछ नहीं, एक खच्चर ने लात मार दी। जिस कमांडर का जिगर इतना फौलादी कि वो मौत को चकमा दे सकता है, उसे पाकिस्तान क्या डराता। सरकार ने सैम मानेकशॉ को पूरी खुली छूट दे रखी थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना पर अटैक करने के लिए ब्लिट्जक्रेग तकनीक का इस्तेमाल किया, यानी कि बिजली की गति से हमला। हमारे सैनिकों ने शहरों को नहीं घेरा, बल्कि उन्हें बाईपास करते हुए सीधे ढाका राजधानी की तरफ दौड़ लगाई। मेघना नदी के दलदल और पाकिस्तानी बारूदी सुरंगें भी उन्हें नहीं रोक पाई। ढाका में भारत के पास सिर्फ 3000 सैनिक थे, जबकि पाकिस्तानी जनरल नियाजी के पास 26,400 जवान पूरी तरह से हथियारों से लैस थे। पर 14 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने ढाका के गवर्नर हाउस की छत उड़ा दी, जहां नियाजी और उसकी पूरी सरकार छिपी बैठी थी। भारतीय वायुसेना के आसमानी पराक्रम को देखकर पाकिस्तानी सेना डर गई और फिर 16 दिसंबर को हमारे मेजर जनरल JFR जैकब ने पाकिस्तानी जनरल नियाजी की मेज पर हाथ मारकर कहा था, जनरल तुम्हारे पास 30 मिनट हैं, अगर सरेंडर नहीं किया तो हम अपनी फौज पीछे हटा लेंगे और तुम्हें मुक्ति वाहिनी दल की उग्र भीड़ के हवाले कर देंगे। फिर तुम्हारा क्या हश्र होगा तुम सोच भी नहीं सकते। भीड़ के हाथों मौत का डर और भारतीय सेना के खौफ से डरकर नियाजी ने 16 दिसंबर शाम 4:31 पर सरेंडर के कागज पर साइन कर दिया और सिर्फ 13 दिनों में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने अमेरिका के 7वें बेड़े की मौजूदगी के बावजूद भारत के कदमों में हथियार डाल दिए। यह थी हमारे बाप दादाओं और उस समय के वीरों की कहानी। लेकिन साथियों, एक कड़वा सच आज भी चुभता है। इस युद्ध में लगभग 3900 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और लगभग 10,000 घायल हुए थे। हमारे वीर सैनिकों ने अपनी कुर्बानी देकर बांग्लादेश बनाया था। लेकिन आज वहां क्या हो रहा है?
शेख हसीना देश छोड़कर भाग चुकी हैं, वहाँ हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ की जनता इंडिया आउट का नारा लगा रही है। यह हमारी विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी की बहुत बड़ी विफलता है। क्यों? क्योंकि हमने बांग्लादेश की जनता से रिश्ता निभाने के बजाय वहाँ के सिर्फ एक नेता शेख हसीना पर सारा दाव लगा दिया। हमें लगा वो सत्ता में रहेंगी तो सब ठीक रहेगा, अब वो गई तो वहाँ की जनता हमें दुश्मन मान रही है। इसे कहते हैं कूटनीतिक दूरदर्शिता, डिप्लोमेटिक शॉर्ट साइटनेस। एक शिक्षक होने के नाते मैं कहना चाहूँगा, पड़ोसी को पालना नहीं संभालना पड़ता है, क्योंकि जब आग पड़ोसी के घर में लगती है तो उसकी लपटों से हमारा घर भी जल सकता है। ऐसे ही लपटों से हमारे वीर सैनिक हमारे देश को न जाने कितनी बार बचाते आए हैं। लेकिन आज क्या हो रहा है, हम सैनिकों को क्या दे रहे हैं? एक तरफ हम 1971 की विजय गाथा गाते हैं और दूसरी तरफ हम सेना में ठेकेदारी प्रथा जैसे माहौल बना रहे हैं। क्या 4 साल की नौकरी और बिना पेंशन के रिटायरमेंट उस जज्बे के साथ न्याय है जो 1971 में था? और सुनिए देश के अंदर सैनिकों का हाल क्या है। बिहार 2023, गलवान घाटी के शहीद जयकिशोर सिंह, जिन्होंने चीनियों से लड़ते हुए जान दी, उनके पिता राज कपूर सिंह को बिहार पुलिस ने घसीट कर मारा और जेल में डाल दिया। कसूर क्या था? वो अपने बेटे का स्मारक बना रहे थे। तमिलनाडु 2023, हमारे जवान लांस नायक प्रभु को एक स्थानीय नेता और उसकी भीड़ ने पीट कर मार डाला, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो पानी की टंकी के पास कपड़े धोने को मना कर रहे थे। एक फौजी जो बॉर्डर पर नहीं मरा, उसे उसके ही देश के नेताओं ने मार दिया। अभी हाल ही की बात है, मेरठ उत्तर प्रदेश के टोल प्लाजा पर हमारे एक जवान कपिल कवाद को टोल कर्मियों ने लाठियों से पीटा और खंबे से बांध दिया। वो अपनी ड्यूटी पर कश्मीर जा रहे थे। क्या यही सम्मान है वर्दी का? अभी सितंबर 2025 में लद्दाख के शेर हवलदार तिशांग थारचीन, लद्दाख स्काउट्स का वो जांबाज जिसने 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की गोलियों का सामना किया, 1996 से 2017 तक देश की सेवा की थी, जब वो अपने हक के लिए लद्दाख के अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे। जिस सीने को दुश्मन की गोली नहीं भेद पाई थी, उसे हमारे अपने ही देश की पुलिस ने गोली से छलनी कर दिया। आए दिन वीडियो आते हैं जहां पुलिस वाले वर्दी पहने सैनिक को थप्पड़ मार रहे हैं। आज़ादी के बाद से अब तक 26,000 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो चुके हैं, लेकिन जब एक सैनिक छुट्टी पर घर आता है तो उसे अपनी ज़मीन बचाने के लिए पटवारी और थानेदार के पैर पकड़ने पड़ते हैं। क्या यही है वो भारत जिसके लिए सैम मानेकशॉ और 1971 के वीरों ने लड़ाई लड़ी थी? शायद नहीं, क्योंकि आज देश के लिए बहाया गया सैनिकों का अपना खून नेताओं के लिए वोट की स्याही बन गई है। आज के नेता सैनिकों के शहादत पर शोक व्यक्त नहीं करते, बल्कि जगह जगह पोस्टर लगाते हैं और चुनाव जीतने के लिए भी कभी सर्जिकल स्ट्राइक तो कभी ऑपरेशन सिंदूर को अपने मैनिफेस्टो में बेचते हैं। ऐसे नेता सैनिकों को देश का प्रहरी नहीं बल्कि अपने चुनाव प्रचार का पोस्टर समझते हैं। आपको याद है 2019 का चुनाव, प्रधानमंत्री जी लातूर महाराष्ट्र की रैली में खुलेआम कहते थे, क्या आपका पहला वोट बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है? क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? सोचिए, जिस पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए हों, उसे चुनावी मुद्दा बना दिया गया। शहीदों की चिताओं की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि उन पर वोटों की रोटियां सेकी जाने लगी। अभी मई 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए पूरे देश में होर्डिंग्स लगा दिए। क्या यह राष्ट्रवाद है या शहीदों के खून का सौदा? 1971 में सरकार सैनिकों के पीछे खड़ी थी, आज की सरकार सैनिकों की लाशों पर खड़ी है। हमें वो भारत चाहिए जहां ऑपरेशन सिंदूर या सर्जिकल स्ट्राइक सेना का गौरव हो, किसी नेता का इलेक्शन कैंपेन नहीं। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाइए, लेकिन यह मत भूलिए कि फौज तोपों से नहीं, फौजी के सम्मान से चलती है। अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो सवाल पूछिए, अब सही गलत का पहचान करना सीखिए, क्योंकि मौन रहना भी एक तरह की गद्दारी है। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।